हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज सर क्या कवर करेंगे इस वीडियो में? तो सर मैं बैंक के बारे में बहुत सारी बातें अब तक कर चुका हूं और लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने काफ़ी हद तक बैंक ऑडिट को ख़त्म कर दिया। आइए सर सेकंड सेगमेंट को आज हम लोग इस वीडियो में फिनिश करते हैं एंड थर्ड सेगमेंट I will start in the next video. So, without wasting any time, let us start with segment 2 which we have already started. तो सर अगला पोर्शन, अगला पार्ट क्या है सर? नेक्स्ट पोर्शन इज, हम लोग एडवांसेस पढ़ रहे थे, नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ working capital. So let us start with computation of working capital. बहुत सारी बातें जान गए हैं, कुछ बातें और जानेंगे और सारी चीजें, ये जो कैश क्रेडिट लिमिट जिसकी मैंने आपसे बात करी, जिसको अब हम वर्किंग कैपिटल कह रहे हैं, तो कुछ पुरानी और कुछ नई बातें हम यहां पर समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात कह रहे हैं सर, क्या एंश्योर ऑल वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स आर विद इन ड्रॉइंग पावर और सैंक्शनड लिमिट। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। एंड वेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस continuously exceed drawing power or sanctioned limit, then account shall be treated as out of order. Account shall be treated as out of order, that is irregular account, and shall be reported to management और HO of बैंक। तो नॉर्मल सी बात, जहां बैंक को इंश्योर करना है दैट आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट डज नॉट एक्सीड ड्रॉइंग पावर सैंक्शनड लिमिट। ठीक सर। दूसरी बात, और अगर ऐसा है तो इसको हम इररेगुलर अकाउंट मानेंगे और रिपोर्ट करेंगे। दूसरी बात जो बैंक को इंश्योर करनी है, इंश्योर drawings from working capital accounts are covered by adequacy of current assets, yani there should be sufficient security, and drawing power shall be computed on the basis of latest stock statement not older than 3 months। मैंने आपको पहले ही बताया, लोन सैंक्शन हो गया। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, वेयर बैंक हैज सैंक्शनड द लोन either on quarterly basis or monthly basis. The borrower will submit stock statement
एंड ऑन दैट बेसिस ड्रॉइंग पावर शैल बी कंप्यूटेड। तो कहते हैं साहब ये जो ड्रॉइंग पावर आप निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, दैट स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, means where drawing power is computed on the basis of stock exchange which is older than 3 months, then account shall be treated as irregular. So where drawing power is computed on stock statement older than 3 months, then account shall be treated as irregular. ठीक सर। तीसरी चीज कहते हैं ऑडिटर shall scrutinize in detail क्या स्टॉक स्टेटमेंट क्वार्टरली रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स submitted by the borrower. He shall also scrutinize audited annual report. So auditor shall scrutinize the stock statements so filed, quarterly returns and other documents filed by the submitted by the borrower to bank, as well as जो साल की एनुअल रिपोर्ट होती है उसको भी स्क्रूटनाइज करिए। एंड ऑल्सो और क्या करना है, कंपेयर स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द मंथ फॉर विच एनुअल अकाउंट्स are prepared and filed and return filed। तो सर क्या कह रहे हैं सर, आपको स्टॉक स्टेटमेंट कंपेयर करना है, कंपेयर स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द मंथ फॉर विच एनुअल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड रिटर्न फाइल। मतलब क्या है सर, जो मार्च के महीने का स्टॉक स्टेटमेंट है उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैली, अब ये जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें भी क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है सर, और मार्च के महीने का जो स्टॉक स्टेटमेंट होगा वही फिगर होनी चाहिए जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में दी हुई है। और अगर कोई वेरिएशन है, क्योंकि डेट्स अलग हो सकती हैं स्टॉक स्टेटमेंट की, जरूरी नहीं है कि स्टॉक स्टेटमेंट 31 मार्च को ही बोरोवर डिपॉजिट करे, सबमिट करे बैंक के पास। हो सकता है वो 25 मार्च को स्टॉक स्टेटमेंट जमा करे, या हो सकता है हर महीने की 7 तो फिर 7 अप्रैल को, तो अलग अलग डेट्स होती हैं, कुछ वेरिएशन हो सकता है। अगर वेरिएशन है असर्टेन द रीजन। ठीक, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि मार्च के महीने का स्टॉक स्टेटमेंट हम एनुअल अकाउंट से जरूर कंपेयर कर लें। ठीक है, बैलेंस शीट भी अवेलेबल होगी, प्रॉफिट लॉस भी अवेलेबल होगा, और अगर कोई वेरिएशन है देन आस्क द रीजन फ्रॉम द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड, आस्क द रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट इज 3 points we have covered. Now, 4th point is ensure
that working capital is determined on the basis of guidelines issued by board of directors of bank. जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हो उन गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे. एंड कंसिडरेशन shall be given to proper reporting of creditors for the purpose of computation of drawing power. ठीक है सर, बहुत अहम रोल होता है कि जब ड्राइंग पावर निकाली जा रही है तो क्रेडिटर्स की बिल्कुल सही रिपोर्टिंग हो, क्योंकि बैंक हर समय मेक श्योर करना चाहेगा कि जो भी स्टॉक बोरोवर ने गिरवी किया है दैट स्टॉक शुड बिलोंग टू द बोरोवर. इट शुड नॉट बी फाइनेंस्ड बाय द क्रेडिटर्स. अदरवाइज तो फिर एक ही स्टॉक पर 2 बार फाइनेंस हो गया सर. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सर, बैंक एंश्योर, banks should ensure that working capital accounts having funded exposure more than 5 crores stock audit is carried out. जहां पर सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है, बैंक इंश्योर करे कि स्टॉक ऑडिट होता रहे. सर ये बहुत जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है किसी बैंक के लिए. और यूजुअली ये जो स्टॉक ऑडिट है इट्स वी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट. हम बैंक भी जाते हैं, बैंक से बोरोवर का पता निकाल कर बोरोवर के प्रीमाइस में जाते हैं, वहाँ उनका जो स्टॉक है उसको वेरीफाई करते हैं फिजिकली, और अपने जो फाइंडिंग्स हैं वो बैंक के फॉर्मेट में हम लोग सबमिट कर देते हैं. ठीक है. हाउएवर द ऑडिटर में ये तो है ही है कि अगर कोई बोरोवर जिसका फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज्यादा है उस केस में तो स्टॉक ऑडिट होगा ही होगा. बट ऑडिटर में एडवाइज द बैंक टू कैरी आउट स्टॉक ऑडिट इन अदर केसेस. तो ऑडिटर चाहे तो बैंक को एडवाइस कर सकता है कि साहब कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पे भले लिमिट 5 करोड़ से कम है पर उनका ऑडिट हो जाना चाहिए. Further, where bank is engaged in consortium advance and that bank branch is not the lead bank, then it shall obtain a stock audit report या stock report from the lead bank. जहां पर कोई ब्रांच किसी कंसोर्टियम एडवांस में एंगेज्ड है, इट इज वन ऑफ द मेंबर बैंक. जाहिर सी बात है अगर जहां पर कंसोर्टियम एडवांसेस हैं बोरोवर का स्टॉक ऑडिट हो ही रहा होगा, पर दैट विल बी एट द इंस्टांस ऑफ लीड बैंक. तो अदर मेंबर बैंक्स शुड ऑब्टेन अ स्टॉक रिपोर्ट फ्रॉम सच लीड बैंक. राइट. So that is all 5 points regarding determination, computation of working capital. आइए सर आगे बढ़ जाएं.
और एडवांसेस हमारे सेगमेंट 2 का अब लास्ट पोर्शन आ रहा है सर। नेक्स्ट है, अब हम लोग इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग एडवांस की बात करेंगे, ऑडिट रिगार्डिंग एडवांस की बात करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग एडवांस की बातें करने वाले हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। In other words, I can say different areas in respect of advances where there should operate a system of internal control। कौन से अलग अलग एरियाज हैं, एस्पेक्ट्स हैं एडवांसेस के जहां पर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। अभी मैं इवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किन किन एरियाज में, किन किन चीजों पर एडवांस से रिलेटेड किन किन चीजों पर, किन किन जगहों पर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो पहली बात कहते हैं, लोन एंड एडवांसेस शैल बी मेड आफ्टर evaluation of credit worthiness of borrower। और ये हमेशा होता है सर, बैंक बिना क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करे कोई लोन नहीं देता सर। आपसे पिछले 3 साल के रिटर्न मांगे जाएंगे, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस मांगा जाएगा, आपकी कैपिटल स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट किया जाएगा, आपके अदर लोन्स के बारे में जाना जाएगा, आपकी मंथली इनकम के बारे में जाना जाएगा, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं ये जाना जाएगा। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बैंक डिमांड बिफोर ग्रांटिंग लोन। और सर क्या कर लेना है सर, अप्रूवल of appropriate authority shall be obtained। तो loan shall be made only after approval of appropriate authority is made, and advance shall be made only after loan documents such as promissory note, letter of hypothecation, guarantee letters, etc. are executed by borrower। ये पहली बात कि इस रिस्पेक्ट में देयर शुड बी प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल। एक व्यक्ति हो जो इन सारी बातों को एसेस कर ले। और सर नेक्स्ट पॉइंट, ensure adequate margin is kept against securities so as to cover any decline in the value of security जो भी सिक्योरिटी ले रहे हैं देयर शुड बी मार्जिन, कि अगर कल को उस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, अगर कम भी होती है, देन हम एज ए बैंकर शुड बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक, सिक्योरिटीज शुड बी रिसीव्ड एंड रिटर्न्ड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर
and securities should be kept in the joint custody of two officer. Responsible officer receive करेगा, return करेगा, and securities should be kept in the joint custody of two officer. जहां पर next where there is physical possession of goods by banker as security. जहां बैंकर को गुड्स का फिजिकल पोजेशन मिल गया एज सिक्योरिटी, देन गुड्स शुड बी टेस्ट चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट. उन गुड्स को टेस्ट चेक कर लीजिए. एंड वेयर गुड्स आर हाइपोथिकेटेड, दोज गुड्स शुड बी चेक्ड ऑन सरप्राइज बेसिस. और आप जानते हैं जहां गुड्स हाइपोथिकेट किए गए हैं, possession is retained by the borrower, तो फिर हमें उसके प्रीमाइस में जाकर सरप्राइज चेक कर लेना चाहिए. और क्या कहते हैं मेक पर्सनल इंक्वायरीज so as to determine market price of goods. ठीक है साहब. क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, वेयर सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर रिक्वायरिंग registration ensure those are registered in the name of bank. जहां कहीं भी सिक्योरिटी रिक्वायर करती हैं टू बी रजिस्टर्ड, दोज शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक. ठीक. इफ देयर आर इरेगुलर अकाउंट्स, those should be reported to head office. और क्या इंश्योर करोगे? एसेट क्लासिफिकेशन, provisioning shall be as per RBI guidelines. लेकिन नॉर्मल बातें हैं सर, कोई नई बात नहीं है, पर हां इन एरियाज में अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए. एंश्योर देयर इज अ सिस्टम फॉर पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन एंड रिव्यू. ऐसा नहीं कि सारा का सारा इंटरनल कंट्रोल तब तक काम करेगा जब तक लोन हम दे नहीं देंगे. पोस्ट डिसबर्समेंट के बाद भी अकाउंट रिव्यू होते रहना चाहिए. इसी से कनेक्टेड अगला पॉइंट है सर, कहते हैं ऑपरेशंस इन अकाउंट्स shall be reviewed at least once in the year, or ensure fund disbursed, utilized for the purpose it is sanctioned. जिस पर्पस के लिए लोन फंड सैंक्शन किया गया था उसी पर्पस के लिए वो यूटिलाइज्ड होना चाहिए. जो भी अकाउंट्स हैं उनमें साल के दौरान होने वाले ऑपरेशंस को रिव्यू करते रहना चाहिए. ठीक है साहब. सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स regarding internal control and those are very important.
चलिए सर, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जब आप एज ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करोगे तो क्या करोगे? यू शुड एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंट्स। देख लीजिए सारे लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड है कि नहीं। यू शुड ऑल्सो एग्जामिन एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, enforceability of securities. This is most important. जो भी बोरोवर ने सिक्योरिटी फर्निश करी है, इट शुड एग्जिस्ट। उसके वैल्यूएशन को असरटेन करिए एंड वेदर इट इज एनफोर्सेबल ऑन द पार्ट ऑफ बैंक और नॉट। यानी कल को अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो क्या बैंक उन सिक्योरिटीज को रियलाइज कर पाएगा। एंड ऑल्सो एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स। क्या ये जो एडवांसेस हैं ये सही अमाउंट में रिकॉर्ड किए गए हैं, वैलिड हैं, ऐसा तो नहीं कि कुछ इन अमाउंट्स में गड़बड़ियां हों। दैट इज एग्जामिनेशन। और क्या करना है सर? रिव्यू ऑपरेशंस इन अकाउंट्स। खुद भी ये जो अकाउंट्स, लोन, एडवांसेस, बिल परचेज, डिस्काउंटेड, इनमें जो ऑपरेशंस हुए हैं इनको रिव्यू कर लीजिए। और क्या करना है? एंश्योर कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन। जो भी लोन एडवांसेस के सैंक्शनिंग के टर्म्स थे उनको बोरोवर पूरा कर रहा हो। एंड यूज ऑफ फंड्स, जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया उसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा हो। लोन पॉलिसी ऑफ बैंक, बैंक ने जो भी अपने यहां लोन के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई है वो फुलफिल हो रही है, कंप्लाई हो रही है। आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग appropriateness in classification and provisioning। ठीक, तो इतने काम जब आप कर लेंगे then you can evaluate the internal control system. Now next is audit procedure to be performed। जब हम एडवांसेस को वेरीफाई करने जा रहे हैं एंड वी आर परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली वेरीफाई एडवांसेस। तो क्या क्या चीजें देखनी है वो शुरू करने के पहले जरा जितना मैंने अभी आपको बताया उतना जरा गो थ्रू हो जाइए, देन आई एम स्टार्टिंग विद द लास्ट सेगमेंट। राइट, आइए सर, लेट्स कंक्लूड सेगमेंट 2। ठीक, तो ये लास्ट पोर्शन है, दैट इज सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड अगेन इट इज समवॉट रिपीटिशन, रिपीटेटिव पार्ट है। आइए वन बाय वन थोड़ा समझे। फ्यू कपल ऑफ पॉइंट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज आइए वेरीफाई दैट amount included in balance sheet
in respect of advances are outstanding as on balance sheet date. जो टोटल अमाउंट एडवांसेस का है जो बैलेंस शीट में शो किया गया है, इट इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, मींस करेक्ट अमाउंट शो किया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं जेन्युइन एडवांसेस हो, ये भी आप यहीं पे इंश्योर कर रहे हैं। हालांकि जेन्युइननेस के लिए अगला पॉइंट है, वो लिखता हूं, verify that amount of advances represent amount due to बैंक। तो यहां पर बेसिकली एक्यूरेसी चेक की जा रही है और यहां पर इंश्योर किया जा रहा है जेन्युइननेस, कि जो भी एडवांसेस हैं वो कैसे हैं, जेन्युइन है। और इंश्योर कर लीजिए देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, कोई एडवांस रिकॉर्ड करने से छूट ना गया हो। वेरीफाई एप्रोप्रिएटनेस regarding basis of valuation, वेरीफाई कर लीजिए कि वो लोन एडवांस का वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट है। मैं इसको इस कंटेक्स्ट में देखता हूं सर, कि जिसका भी मैंने लोन, सपोज करिए आई एम अ बैंक, मैंने किसी का लोन सैंक्शन किया, ठीक, उसने क्या मुझे सिक्योरिटी दी, उसको ध्यान में रखकर मैं जो अमाउंट निकालता हूं दैट इज एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स पॉलिसी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एज ए बैंकर आप मुझे 1 करोड़ का स्टॉक दोगे तो मैं आपको 70 लाख का एडवांस दूंगा। दैट इज व्हाट आई एम वैल्यूइंग, कि मैं आपको कितना एडवांस दे सकता हूं। तो जो भी बेसिस है वैल्यूएशन का, इट शुड बी एप्रोप्रिएट। फर्दर वेरीफाई दैट recoverability of advance is recognized in valuation of advance। जो भी एडवांस दिए जा रहे हैं वो रिकवरेबल हैं या नहीं, it should be properly recognized by the bank. Next, ensure that advances have been disclosed, described, classified in accordance with recognized accounting policy and relevant statutory and regulatory requirements। ठीक, और मेक श्योर कर लीजिए दैट प्रोविजनिंग शैल बी एज पर RBI norms और गाइडलाइंस। सो ऑडिट के नाम पर इतनी चीजें हमको वेरीफाई करनी है लोन्स के केस में, एडवांसेस के केस में। विद दिस सेगमेंट 2 इज फिनिश्ड।
and in next video I will start with segment third, that is items of profit loss. तो मेरे पास अब केवल 2 काम बचे हैं, कैसे हम इनकम को वेरीफाई करें और कैसे हम एक्सपेंसेस को वेरीफाई करें. दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो.